जय हिंद एवरीवन, आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और बच्चों, आज हम बहुत अच्छे अग्निवीर वाई ग्रुप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे इसको हम सॉल्व करते हैं और देखेंगे आप कितने अच्छे तरीके से इसको जल्दी में सॉल्व करना पड़ता है, कम टाइम में कितना जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। बच्चों, यहाँ पे जो हमें त्रिभुज की भुजाओं का क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। अलग अलग भुजाओं का अलग अलग भुजा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हमें अनुपात में दिया था। अनुपात का क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल दिया है, सारे लेंथ्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको परिमाप यानी पेरीमीटर पता चल जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, जब हम 4 + 3 + 2 अगर हम ऐड कर दें तो पता चल जाएगा कितना हो गया, 9। ये 9 यूनिट, ये रेशियो में जो लेंथ दिया हुआ उसको ऐड किए हैं तो हमारा परिमाप पता चल गया कितना है, 9 यूनिट है। लेकिन रियल में तो हमें दे रखा ना परिमाप कितना है, 63। तो आप इक्वेट करना समझिए, यानी कि 9 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 63 सेंटीमीटर को। 63 सेंटीमीटर को तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एक करेगा 63 अपॉन कितना, 9, यानी कि 9 × 7 = 63, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक जो है रिप्रेजेंट करेगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो पूछा है कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, देखिए, सबसे बड़ा वाला जो रेशियो में हमारा नंबर है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कि 4 का बराबर बताना है। 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 7 × 4 यानी किसका, 28 सेंटीमीटर, कितना, 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कितना, डी। ओके, अगला देखते हैं बच्चों। अगला हमें दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है, ये पूछा हुआ है। बच्चों, हमें इसमें क्या दे दिया, आयत दिया है, उसका हमें क्या दे दिया, परिमाप दे दिया, पेरीमीटर दे दिया और उसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है। आयत कैसे होता है, देखिए, ये आयत हमारा होता है फिगर, ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, यानी कि क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। यही लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिखाना है। बच्चों, हमें पता है परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में L + B होता है। कितना होता है, L + B बराबर कितना दे दिया, 80। यहाँ से L + B हम निकाल सकते हैं इजिली, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं बताइए। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, यानी कि L × B कर देंगे, L × B कर देंगे तो हमारा आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और दिया है कितना, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर L × B दे दिया है। तो हमें बताना है कि दोनों भुजाओं में यानी कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालना है। तो अंतर निकालना क्या होता है, L - B पूछ रहा है, तो L - B का होल स्क्वायर निकालेंगे। L - B का होल स्क्वायर फार्मूला हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ किसमें, L + B में, इंटू और किसमें, L × B में निकालना है। तो क्या होता है बच्चों, L + B का होल स्क्वायर होता है, कितना, L + B का होल स्क्वायर और माइनस कितना, 4LB, कितना, 4LB। ये कितना होता है, 4LB। ये फार्मूला होता है L - B का होल स्क्वायर बराबर L + B का स्क्वायर माइनस 4LB। याद रखिए, देखिए, इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा L² + B² माइनस 2LB आ जाएगा। तो L + B हमें पता है कितना है, L + B दिया हुआ 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और माइनस 4 इंटू कितना, L × B पता है 375 दे दिया है, कितना, 375। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1600 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1500, कितना हो जाएगा, 1500। 400 × 375 कितना हो जाएगा, 1500। इनका डिफरेंस कितना आया, 100 आया, कितना, 100। तो L - B का होल स्क्वायर बराबर कितना, 100। कितना आ गया, L - B का होल स्क्वायर बराबर कितना, 100। तो हम पूछे बच्चों L - B, यही तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर है, L - B। तो ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट होगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इसके बाद से देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा है ये किसका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बोला है, यदि कोई विक्रेता 24 रुपये में
कोई नारियल बेचता है, 24 रुपये में कोई नारियल बेचता है, तो क्या पूछा है, तो उसे 24% की हानि होती है। वह 14% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे नारियल को किस कीमत पे बेचना होगा। देखिए बच्चों, जो सीपी होता है ना, सीपी होता है वो कितना होता है, 100% होता है। जब मार्केट से हम कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं कितना रुपीज़ में, तो वो सीपी बोलते हैं। हम जो हम खरीदते हैं मार्केट से, वो उसको क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और जितने में हम उसको बेचेंगे मार्केट में, वो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो 100% से ज़्यादा में बेचेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं, तो 100% से कम में बेचेंगे। तो जो भी अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 100% में अगर मान लीजिए 15% की प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 115% हो गया। अगर हम लॉस में 15% लॉस में बेच रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100% में से 15% माइनस करिए, कितना, 85% हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस 15% के लॉस में जब बेचेंगे तो 85% में बेचना होगा। यहाँ पे हमें बोला है कि कोई विक्रेता 24 रुपये में ये बेच रहा है नारियल, तो उसको क्या हो रहा है, 24% की हानि हो रही है। 24% का हानि होने का मतलब बच्चों कितने में बेचा है, 76% में बेचा है। कितने में, 76% में। यानी कि 76% इक्वल टू कितने के बताइए, 24 के। बोल सकते हैं कि नहीं, 24 रुपये के। तो बोल रहा है कि अब वो नारियल को अगर 14% का उसको लाभ लेना है बेचने में, 14% का लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा। तो 14% का अगर लाभ कमाना चाहेगा तो 100% में खरीदा है, 14% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा बच्चों, 114% में। यानी कि 76% की वैल्यू दे दिया 24, तो 114% हम निकाल लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। यानी कि 114% कितना होगा, तो 114% निकालने के लिए 24 अब बटे कितना, 76 और इंटू कितना, 114, कितना, 114। हम यहाँ से कर लेंगे, 6 से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 छके 24 और 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा, 4 बटे 32, 4 9 36, 19 बार में 19 बचे 95, 19 छक्के 114, कितना हो गया, 36 रुपीज़। कितना, 36 रुपीज़। यानी कि अगर 14% का लाभ कमाना है इसको, तो उसको 36 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों टाइम इन वर्क का है। किसका, टाइम इन वर्क का। बोल रहा है कि एबीसी एक कार्य को क्रमशः, एबीसी क्या कर रहा है, एक कार्य को क्रमशः 5, 20 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वह समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब जो काम है तीनों अलग अलग मिल करके इसमें दिया है कि एक काम है सर्टेन काम, उसको ए 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है किसको, 60 दिन में। जब तीनों मिल जाएंगे तो काम कितना जल्दी खत्म होगा, ठीक है, काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये पूछा हुआ है बच्चों। तो बहुत इजी है, इसका सबसे बढ़िया मेथड होता है क्या, एलसीएम मेथड। तो ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 5 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 20 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है बच्चों, तो 60 दिन में। बच्चों अगर हमें टोटल काम निकालना है ना, टोटल काम है कितना, तो इनका एलसीएम ले लेंगे टोटल का, तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। एलसीएम ले लें 5 का, 20 का, 60 का, कितना आ जाएगा, 60। यानी कि टोटल काम आपका है 60 यूनिट। कितना है, 60 यूनिट। तो अगर हम पूछें यहाँ पे कि अगर ए जो है 60 यूनिट काम 5 दिन में कर रहा है, तो हम पूछे एक दिन में कितना करता होगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 यूनिट एक दिन में काम करता होगा। एग्री हैं आप, क्लियर है। कितना करेगा, 12 यूनिट काम करेगा बच्चों। कितना करेगा, 12 यूनिट। इसके बाद से अगर हम बी कर रहा है 60 यूनिट काम 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, तो 3 यूनिट काम करता होगा। एग्री हैं कि नहीं बताइए। और सी अगर 60 काम को 60 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक काम करता होगा, तो ये इसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। तीनों का हमें एक दिन का काम हमने निकाल दिया। ए कितना है, एक दिन का काम 12 यूनिट, बी का एक दिन का काम 3 यूनिट और सी का एक दिन का काम कितना है, 1 यूनिट है। तो बच्चों हम पूछे एक दिन में अगर ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो करेंगे 12 + 3 + 1 कितना, 16 यूनिट। यानी कि एक दिन में जब तीनों मिलेंगे ना तो 16 यूनिट काम कर लेंगे। तो पूरा 60 यूनिट कितना दिन में करेंगे, तो पूरे 60 यूनिट करने के लिए 60 हमारा काम है, तीनों को मिला दिए तो इनका काम कितना हो जाएगा, 12 + 3 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 60 बटे कितना, 16। 60 बटे 16 का मतलब 4 से करिए, 4 चौको 16, 15 बार में 4 3 12, 3 सही 3 बटे 4 डैश, कितना सही, 3 सही 3 बटे 4 दिन में
खत्म हो जाएगा काम। ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट से बोल रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नंबर। ये कौन सा? एक्सपोनेंशियल यानी घातांकी, निम्नलिखित घातांकी। क्या है? घातांकी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। घातांकी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक तो पता है ना बच्चों, इकाई अंक क्या होता है? जैसे हम कोई नंबर लिखे 2195, इसमें हम पूछे इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना, तो जो हमारा इकाई स्थान पे हो वही यूनिट डिजिट होता है। इकाई के प्लेस पे जो भी अंक होता है ना वही यूनिट डिजिट होता है। तो इस नंबर में अगर हम पूछे यूनिट डिजिट बताइए तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो हमारा इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन दे रखा है हमें। दे रखा है कितना? 28 पावर कितना बच्चों? 28 पावर कितना? 198 बच्चों। ये इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार यानी कि बेस हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। बच्चों इसको यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले आधार का जो यूनिट डिजिट क्या है, जो आधार है, जो बेस नंबर है, उसके यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट है हमारा 0, 1, 5 और 6, इसमें से है, इन चारों में से कोई है, अगर आधार वाले नंबर की यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई है तो आंसर भी यही होगा। अगर 0 है तो यूनिट डिजिट सीधा कितना हो जाएगी? 0। पावर कितना भी दिया हो, पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यूनिट डिजिट अगर बेस वाले में 1 है तो आंसर सीधे इसकी पूरे इस एक्सपोनेंशियल नंबर की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 5 है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कितना है? 6 है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्योंकि बच्चों 1 को कितना हो टाइम मल्टीप्लाई करते जाए फाइनली यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। ऐसे 5 को कितना हो बार लिखिए फाइनली यूनिट डिजिट क्या मिलनी है? 5। 6 को कितना हो बार लिखिए फाइनली यूनिट डिजिट क्या मिलनी है? 6 ही मिलनी है। 0 में भी क्या मिलनी है? 0 मिलनी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं क्या है, इन चारों डिजिट को छोड़ करके क्या है? 8 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आधार में जो आधार दिया हुआ है उसकी यूनिट डिजिट 8 है, मतलब इन चारों में से नहीं है। तो हम क्या होता है रूल बच्चों, जो हमारा घात है ना, जो पावर है, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे? 4 से। अब हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? देखिए बच्चों ये 4 वाला ग्रुप हमको हटाना होता है, क्योंकि कोई भी नंबर हो ना एक्सपोनेंशियल नंबर, वो घात 4 के बाद से उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? रिपीट करने लगती है। इसीलिए 4 वाला ग्रुप क्या करेंगे? हम बाहर कर लेंगे घात 4 के बाद से। इसीलिए हम 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और शेष देख लेते हैं, शेष कितना आएगा? रिमाइंडर। ठीक है, शेष कितना आया? ठीक है, रिमाइंडर कितना आया ये देखेंगे। रिमाइंडर कितना आ गया तो देखिए करेंगे तो 4 चौको 16, 3 8, 4/32, 4 9 36, रिमाइंडर आ जाएगा 2। बच्चों यही 2 जो है अब पावर का काम करेगा। यही हमारा, अगर इस क्वेश्चन में 28 पावर 198 को यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम जैसे घात में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर चेक करेंगे कितना आ गया? 2। इसी से हमारी यूनिट डिजिट निर्धारित होगी। अब हम कैसे निकालेंगे? इसकी बेस की यूनिट डिजिट लिख लेंगे 8 और इस पे नया जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, जो हमारा शेष आया। 8 28 64, 64 में क्या होता है? 4 यूनिट डिजिट होती है। कितनी होती है? 4। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। ये 4 हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट करेक्ट आंसर। अगला देख लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए। हाँ, एक कार, ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी कर सकती है। 7 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी बढ़ानी होगी? बताइए, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं पता, उस 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार जा रही है और उसको 10 घंटे में पूरा कर रहा है। बच्चों हमें फार्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे बहुत ईजिली। बताइए, स्पीड दे दिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दे दिया 10, इसका मतलब 420 किलोमीटर दूरी होगी। एग्री कर सकते हैं? बताइए, 420 किलोमीटर की दूरी होगी जो हमारा कार ट्रेवल कर रहा है, 420 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब कंडीशन लगा दिए कि नहीं, इसी दूरी को यानी 420 किलोमीटर की दूरी को जो 10 घंटे में तय कर रहा है, अब उसको 7 घंटे में तय करना है, तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो बच्चों जाहिर है कि अगर 10 घंटे पहले लग रहे थे, कितना? 42 किलोमीटर की स्पीड से, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो अगर हमें 7 घंटे में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाल को बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले नया स्पीड कितना हो जाएगा? तो 420 किलोमीटर की यात्रा थी
और चलना कितना था, 7 घंटे में कंप्लीट करना है, यानी कि 7 छक्के 42, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पहले था 42 अब हो गया 60, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 60 माइनस कितना 42, कितना हो जाएगा बताइए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एग्री। इसके बाद से देखिए अगला, हाँ अगला हमें है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:4 है। तो बता रहा है कि अनुपात को 7:6 बनाने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाना होगा, कितना पानी मिलाना होगा। बच्चों 55 किलोग्राम का जो मिश्रण दिया है ना, ये दूध और पानी का है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कितनी मात्रा में पानी मिलाना है, तो पानी मिलाने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है जो बदल नहीं रहा है, क्या है, दूध। यानी कि दूध की क्वांटिटी जो पहले होगी ना, वो बाद में भी दूध की क्वांटिटी उतनी ही होगी, क्या, पानी मिलाने के बाद। एग्री कर रहे हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे मिल्क एंड वाटर, क्या लिखेंगे, मिल्क एंड वाटर। देखिए मिल्क एंड वाटर का इनिशियल में कितना है रेशियो, देखिए इनिशियल यानी कि शुरुआत में रेशियो कितना है, तो है 7:4 का। कितना है, 7:4 का। न्यू रेशियो कितना हो गया, पानी मिलाने के बाद, जब पानी मिला दिया तो नया रेशियो हो गया 7:6 का। एग्री। कितना दिया है, 7:6 का। तो बच्चों ये बताइए, जब हम देख रहे हैं कि हमें पानी मिलाने की बात कर रहा है, कितना पानी मिला दे, इसका मतलब मिल्क तो कांस्टेंट होगा ना, यानी रेशियो में जो मिल्क की वैल्यू होगी ना वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर भी 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वाटर का देखिए रेशियो चेंज हो गया, 4 से कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि यही 2 बढ़ गया। कितना हो गया, 2 यूनिट बढ़ गया। यही हमने पानी मिला रखा है 2 यूनिट। अब यहाँ पे हमें दे दिया है कि शुरुआत में मिश्रण कितना है, 55 kg का है। तो देखिए शुरुआत में मिल्क और वाटर जब दोनों के रेशियो को ऐड करेंगे तो मिश्रण निकल जाएगा, यानी कि 7 + 4, कितना, 7 + 4, ये हमारा शुरुआत का मिश्रण है 11 यूनिट। और दे दिया रियल में कितना, 55 यूनिट, यानी हम बोल सकते हैं कि 11 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 55 kg को। करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, बताइए। तो यहीं तो 2 यूनिट हमने पानी मिला रखा है, तो 2 निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 55/11 अगुड़ा कितना, 2, कितना आ गया, 10 kg। यानी कि 10 kg क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। क्लियर, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद से अगला देखिए बच्चों, हाँ ये हमारा है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इजी पैटर्न होता है। क्या दिया हुआ है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। बच्चों जब भी आप ट्रेन में बैठे होंगे, यात्रा करते होंगे ट्रेन से, आप ट्रेन में बैठे होंगे तो देखते हैं कहीं पोल मिलता है आपको, कहीं पे पुल मिलता है, सब मिलते हैं कि नहीं गुजरते हुए। देखिए जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब जैसे पोल है या किसी आदमी को पार करेगा, तो उसकी दूरी कितनी होगी, चली गई दूरी होगी वो ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा। किसके, ट्रेन के लेंथ के। जब किसी खंबे को पार करेगा या फिर किसी आदमी को पार करेगा, जिसका मतलब कि लेंथ निग्लिजिबल है, जैसे एक खंबा क्या, उसकी लेंथ निग्लिजिबल है, उसकी हाइट होती है ना, लेंथ थोड़ी होता है। लेकिन जब वही ट्रेन किसी पुल को पार करने लगे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करने गए, तो उसकी प्लेटफॉर्म की एक स्पेसिफिक लंबाई होती है, पुल की भी एक क्या होती है, स्पेसिफिक लंबाई होती है। तो अब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर किसी पुल को पार करता है तो ट्रेन की लेंथ अब प्लस पुल की लेंथ दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस निकल के आता है। ऐसे ही जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन की पूरी लेंथ कितनी है और प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ कितनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल क्या निकल जाता है बच्चों, लेंथ पता चल जाता है, टोटल डिस्टेंस पता चल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 30 सेकंड में पार कर रहा है, तो अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालना चाहे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 500 मीटर पुल को पार कर रही है, कितने में, 30 सेकंड में। तो बताइए कितना हो जाएगा, 650 बटे कितना, 30, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करिए, इसको ऐसे ही रहने दिए, दशमलव में मत चेंज करिए, कितना हो जाएगा, 65/3 मीटर पर सेकेंड। एग्री हैं, यानी कि ट्रेन जो है इस स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, कितने से, 65/3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन जा रही है। अब इसी स्पीड से जब जा रही है तो आगे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कितना, 370 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसको कितने सेकेंड में पार करेगा। बहुत अच्छा है,
तो टाइम पूछा है, टाइम बराबर हमें पता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है कि नहीं बच्चों, बताइए। तो अब देखिए आगे क्या मिला है, प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लंबाई है 150 यूनिट और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 370। तो दोनों के ऐड करेंगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 150 प्लस कितना 370 आएगा ना, बताइए। और टाइम कितना लेगा, सॉरी स्पीड कितनी है, तो 65/3 है। कितना है, 65/3। दोनों को ऐड कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 370, 470 और 50 कितना हो जाएगा, 520। कितना हो जाएगा, 520 और 65 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3। 13 × 5 = 65 होता है और 13 × 4 = 52, 40 और 5 से कितना कट जाएगा, 8 बार में। 8 × 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 × 3 = 24। कितना हो जाएगा, 24 सेकेंड। 24 सेकेंड में ये 370 मीटर प्लेटफॉर्म को यही ट्रेन पार कर जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा, 27 सेकेंड। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, हाँ अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। मूल्य खपत खर्च से क्वेश्चन है हमारा। मूल्य खपत खर्च, एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजप्शन से बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वनस्पति तेल की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति को अपने उपभोग में मतलब कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे, बताइए। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाना नहीं है बच्चों, हम एक्सपेंडिचर हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो पक्का है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। जैसे आप 100 रुपये लेके जा रहे हैं मार्केट में, 100 रुपये लेके जा रहे हैं चीनी खरीदने और 20 रुपये पर केजी चीनी का कॉस्ट है। कितना लेके आएंगे, 5 केजी खरीद के लेके आएंगे। लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया, कितना हो गया, 20 से 25 रुपये पर केजी हो गया। और आपने कहा कि नहीं हमें खर्चा बढ़ाना ही नहीं है, आप अभी भी 100 रुपये लेके जा रहे हैं चीनी खरीदने, तो अब कितना केजी लेके आएंगे, 4 केजी। एग्री है, कितना आ जाएगा, 4 केजी खरीद के लेके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइस 20 से 25 केजी हुआ पर केजी, अगर दाम बढ़ा तो हम कंजप्शन को 5 से 4 केजी खरीदने लगे, यानी कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया। एग्री है, यानी कि जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन ऑटोमेटिक डिक्रीज करने लगेगा जब हम खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कितना होता है, कंजप्शन। एग्री है, खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणे खपत यानी कंजप्शन। तो हमें निकालना है कंजप्शन, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा E/P। एग्री है, E/P हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर हम बढ़ा ही नहीं रहे, पहले भी 100% है, अब भी 100% है, तो ये 100% हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो 100% है। प्राइस, हाँ प्राइस दे दिया कितना, 25% आप बढ़ा रहे हैं, तो प्राइस जाहिर है 125% हो जाएगा। बढ़ा रहे हैं तो 100% में ऐड करिए, 25% बढ़ा रहे हैं तो 100% में ऐड करेंगे, 125% प्राइस हो जाएगा। बच्चों अब इसको हम अगर रिड्यूस करेंगे तो 25 चौको 100, 25 × 125, एक रेशियो बन के आया। यानी कि सी इक्वल टू क्या निकल गया, 4/5। एक रेशियो निकला कि नहीं, 4/5। इसका मतलब क्या होता है कि सी का मतलब 4/5 मतलब ये जो नीचे होगा ना, ये बताएगा इनिशियल कंजप्शन। क्या बचाएगा, इनिशियल कंजप्शन यानी कि खपत, ठीक है ना, इनिशियल खपत। और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा न्यू खपत। क्या हो जाएगा, न्यू खपत, नया कंजप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी चीज़ों को। तो पहले आप जब प्राइस बढ़ने से 5 यूनिट खरीद के लेके आ रहे थे, अब आप 4 यूनिट खरीदने लगे, कितने % की कमी आई, तो 1 की कमी आई, किस पे, 5 पे। शुरुआत पे कैलकुलेट किया जाता है, इंटू कितना 100, कितना % की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद से अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। किसका है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इंग्लिश में है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यानी कि 5,000 रुपये का 10% पर एनम, 10% पर वार्षिक की दर से 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बच्चों एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको हर साल जो मूलधन लिया है ना प्रिंसिपल, उसी पे ब्याज देना पड़ता है। लेकिन कंपाउंड में बच्चों ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में आपको ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। पहले साल पे आपने जितना ब्याज दिया, दूसरे साल पे मूलधन का तो आप ब्याज देंगे ही देंगे, साथ में पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। ये फ़र्क होता है हमारा। बच्चों इसका एक बेसिक तरीका होता है जो मैं नहीं बताऊंगा और उससे करना भी नहीं है, सबसे इजी मेथड बताता हूँ। देखिए
ये हमारा कैसे पहचानेंगे क्या क्या दिया है। सबसे देखिए 5,000 रुपये का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका मतलब ये मूलधन दिया है, P दिया है 5,000, कितना 5,000 मूलधन मतलब प्रिंसिपल। R दे दिया, रेट दे दिया हमारा 10% पर एनम, कितना 10% पर एनम यानी कि वार्षिक, कितना एनम। और हमें टाइम दे दिया कितना बच्चों 3 ईयर्स, कितना 3 ईयर्स। समझ पा रहे हैं। तो हमें निकालना है कितना इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए हमारा मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन मतलब अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है CI। जो भी CI आपका आएगा उसमें से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाता है, मिश्रधन मिल जाता है। या बोलेंगे CI बराबर A माइनस P, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन माइनस करिए तो CI निकल के आ जाएगा। कैसे सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए R बराबर जो दिया है 10%, 10% को हम किस में लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे, फ्रैक्शन में 1/10, 1/10। ये 10 हमें क्या बताएगा, 10 बताएगा क्या, मूलधन को, प्रिंसिपल को। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, A लिखेंगे। प्रिंसिपल 10 है, कितने साल के लिए है, तो 3 साल के लिए, तो 3 बार लिखेंगे 10 × 10 × 10। एग्री है, बताइए। 10 में बच्चों 1 को ऐड कर देंगे तो 11, 11 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो इसको भी 3 साल के लिए है तो 3 बार लिख देंगे 11 × 11 × 11। देखिए लिखने का तरीका ये होता है, वर्टिकल लिखते हैं और जितनी बार जितना टाइम दिया है उतनी बार लिखेंगे। अगर 2 साल के लिए होता तो 10 10 और 11 11 लिखते हैं। तो 3 है, अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इस तरीके से, तो 1000 हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब यानी 1331, 1331। ये सब इमेजिनरी है, ये रियल हमारा नहीं है। 10,000 हमारा, अगर सॉरी 1,000 हमारा प्रिंसिपल है तो 10% के रेट से चलेंगे तो 1331 रुपये आपको CI देना पड़ेगा, सॉरी अमाउंट हो जाएगा। तो हम पूछे बच्चों, देखिए अमाउंट में से जब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो CI निकल के आता है, यानी कि CI बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 331। यानी कि जब 1,000 हमारा प्रिंसिपल है तो 331 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1,000 अगर यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है तो रियल में है कितना प्रिंसिपल, 5,000 के, यानी कि 1,000 बराबर कितने के, 5,000 रुपीज़ के। एग्री है, कितना है 5,000 रुपीज़ के। तो 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर 1 रिप्रेजेंट करेगा 5,000 अपॉन कितना 1,000, यानी कि 1 बराबर कितने के, 5 के, कितना 5 के। तो CI निकालना है तो CI 331 है, तो 331 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 331 इक्वल टू हो जाएगा 331 इंटू 5, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दे 15, 15 का 5 1, 5 दे 15 1 16, यानी कि 1655 रुपये आपको क्या लगेगा, CI लगेगा। एग्री है, यानी कि 5,000 अगर मूलधन है 10% के रेट से 3 साल का जो CI होगा ना बच्चों वो 1655 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, कॉन्सेप्ट समझ के ऐसे एग्जाम में करने होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।